632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पैलेस्टीन और सीरिया के इलाकों में इस्लाम पूरी तरह से फैल जाता है। उसके बाद बारी आती है पर्शिया की, जिसमें इराक, ईरान और खुरासन जैसे इलाके थे, जिनको 637 एडी आते आते पूरी तरीके से इस्लामाइज कर दिया जाता है। वेस्ट में इजिप्ट के बाइजेंटाइन प्रोविंस को भी 641 एडी आते आते पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया जाता है। 709 एडी आते आते अरब आर्मीज नॉर्थ अफ्रीका होते हुए स्पेन तक पहुंच जाती है। स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारी इंडियन हिस्ट्री की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है उसमें हमें कभी नहीं बताया गया कि कैसे अरब आर्मीज को भारत में हिंदू राजाओं की तरफ से रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी, बल्कि हमको ये बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे बादशाह कैसे हिंदू राजाओं को नॉर्थ इंडिया में हराकर अंदर तक घुसाए थे भारत के। अफगानिस्तान के छोटे से सल्तनत के रूलर्स को हमेशा ऐसे दिखाया गया है कि इनके लिए शाहियाज, राष्ट्रकूताज, चंडेलाज, चौलकियाज, चौहान्स, सीनाज जैसे बड़े हिंदू किंगडम्स को हराना एकदम मक्खन के जैसा था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इन्हीं इस्लामिक रूलर्स को जहां बाकी की सिविलाइजेशन को टेक ओवर करने में 100 साल से भी कम लगा, इनको भारत के बॉर्डर तक को क्रॉस करने में 70 साल लग गए और पूरे भारत को कैप्चर करने में 400 साल से भी ज्यादा। और ये सब मुमकिन था सिर्फ भारतीय हिंदू राजाओं की ब्रेवरी और रेजिस्टेंस की वजह से। सिक्स 34 और 644 के बीच में 2 नेवल एक्सपीडिशंस भेजे थे, एक महाराष्ट्र के थाना में और दूसरा गुजरात के ब्रोच में, और दोनों ही फेलियर निकले। उसके बाद उमर ने सिंध में मकरन के खिलाफ एक आर्मी भेजने का डिसाइड करा, लेकिन उस समय के इराक के गवर्नर ने उनको एडवाइस किया कि अब उन्हें हिंद के बारे में और सोचना नहीं चाहिए। अगले खलीफा उस्मान ने भी वो एडवाइस ली और 646 एडी और 656 एडी के बीच में कोई एक्सपीडिशन नहीं भेजा गया सिंध में। इसके बाद अगला खलीफा आता है मुवैया, जिसने 661 एडी से लेके 680 एडी तक 6 एक्सपीडिशंस भेजे और इनमें से 5 एक्सपीडिशन बहुत बड़े फेलियर निकलते हैं, एक्सेप्ट द लास्ट वन जिसमें 680 एडी में मकरन को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इसके बाद अगले 28 साल तक कोई एक्सपीडिशन नहीं भेजा जाता अरब की तरफ से सिंध में। 708 एडी में अरब आर्मी का एक और एक्सपीडिशन भेजा जाता है देबाल को कैप्चर करने के लिए, और इस आर्मी को कमांड कर रहे थे उबैदुल्लाह और बुदेल, और दोनों को ही अपनी जान से कमाना पड़ जाता है। हजज, जो उस समय के इराक के गवर्नर थे, वो खलीफा से कहते हैं एक और एक्सपीडिशन भेजने के लिए, और इसके रिस्पॉन्स में खलीफा ये कहते हैं कि हर बार हम एक एक्सपीडिशन भेजते हैं और न जाने कितने ही मुसलमान को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ता है, इसलिए हम दूसरा एक्सपीडिशन नहीं भेजेंगे। लेकिन हजज एक इंपीरियलिस्ट माइंड का आदमी था और अगले 4 साल तक ऐसी आर्मी तैयार करता है जिसको आज तक कभी सिंध में नहीं भेजा गया। 712 एडी में अपने नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम, जो कि उसका दामाद भी था, उसको एक आर्मी के साथ भेजता है और जाते हुए ये कहता है कि मैं इराक में अपनी जितनी भी संपत्ति है उसको खर्च करने को तैयार हूँ इस एक्सपीडिशन के लिए। मोहम्मद बिन कासिम काफ़ी सक्सेसफुल रहा इस एक्सपीडिशन में और 713 एडी आते आते उसने पूरा मुल्तान को कैप्चर कर लिया। हालांकि उसको ऐसा करने में भारत के ही कुछ व्यापारी और गवर्नर्स की मदद मिली थी। धीरे धीरे इस्लामिक आर्मी सिंध को रिकॉन्कर कर लेती है और राजपुताना होते हुए ईस्ट में उज्जैन पहुंच जाती है और साउथ में ब्रोच पहुंच जाती है। लेकिन अरब आर्मीज की ये सक्सेस बहुत ही कम समय के लिए थी, क्योंकि अब उनका सामना हुआ था साउथ गुजरात के चालुक्य रूलर पुलकेशिन अवनी जनसरिया से। 738 एडी की नवसारी इंस्क्रिप्शन में ये रिकॉर्ड करा गया है कि कैसे जनसरिया ने अरब आर्मीज को हराया था। अरब आर्मीज ने सिंध के उत्तर में पंजाब से होते हुए कश्मीर तक जाने की कोशिश करी थी, लेकिन 724 से लेकर 760 एडी तक कश्मीर में ललित आदित्य मुक्तपीड़ा का शासन था और उन्होंने पूरी तरह से अरब आर्मीज को वहां से खदेड़ दिया था। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये सब हो रहा था तब अरब आर्मीज पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर थी। सेम कहानी रिपीट करी गई थी हिंदू राजाओं के द्वारा सिंध के नॉर्थ वेस्ट में पड़ने वाले काबुल, जिसको कपीसा कहा जाता था, और जाबुल, जिसको जबल कहा जाता था, जिसको इस्लामिक आर्मीज अटैक करने लग गई थी खुरासन को 643 एडी में कैप्चर करने के बाद। 650 एडी में इस्लामिक आर्मी पहली बार जाबुल में अंदर तक घुस पाई थी, जो कि एक इंडियन टेरिटरी होता था कल्चरली। 653 एडी में एक और अटैक करा जाता है और अरब जनरल अब्दुल रहमान
जाबुल को पूरी तरह से कॉन्कर कर लेता है। 683 एडी में एक और अरब जनरल यासिब इब्न जियाद को उसकी आर्मी के समेत बहुत बुरी तरह स्लॉटर करा जाता है हिंदूज के द्वारा, जिसके बाद अरब के द्वारा कैप्चर करे गए सीस्तान को भी उनको हाथ से गंवाना पड़ता है। इसके बाद एक और जनरल अबू उबैदा को कैप्चर कर लिया जाता है और अरब्स को 5 लाख दिरहम्स देने पड़ते हैं उसको छुड़वाने के लिए। लेकिन अरब्स तो थे इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी के और 692 एडी आते आते वो सीस्तान को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद एक नया गवर्नर आता है अब्दुल्ला, जो कि इन्वेड करता है काबुल को। हिंदूज अरब आर्मी को काबुल के पहाड़ों में ही ट्रैप कर लेती है और अपने आप को खतरे में देखकर अब्दुल्ला एक पीस और हॉस्टिलिटीज की ट्रीटी साइन करता है काबुल के राजा के साथ। 695 एडी में इराक का गवर्नर हजज, जिसने बाद में सिंध में भी हमला करवाया था, उसने पहले काबुल में जंग छेड़ दी। उसने उबैदुल्ला के अंडर एक आर्मी भेजी जो उस समय सीस्तान का गवर्नर था। उबैदुल्ला को हार का सामना करना पड़ा, उसको वहां से भागना पड़ा और अपने 3 बेटों को एज हॉस्टेजेस वहीं छोड़ना पड़ा। और उसने प्रॉमिस किया कि जब तक वो गवर्नर है वो कभी कोई और हमला नहीं करेगा। लेकिन फिर से इस ट्रीटी को खारिज कर दिया गया खलीफा के द्वारा और एक नया जनरल बनाया गया शुरैया, जिसने फिर से काबुल पे चढ़ाई करना शुरू करा। हिंदूज के द्वारा उसको मार दिया जाता है और अरब आर्मी को काबुल के हिंदू राजा से ये तीसरी हार का सामना करना पड़ता है। 867 एडी तक काबुल और जाबुल पूरी तरीके से हिंदू रूलर्स के अंडर ही आता था, लेकिन इस्लामिक इन्वेडर्स डिसीट और धोखाधड़ी में एक्सपर्ट थे। टर्किश आर्मी काबुल और जाबुल को कैप्चर कर लेती है और वहां की पॉपुलेशन को इस्लाम में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक परमानेंट डैमेज था भारत को। हिंदू राजा जयपाल 986 से लेकर 987 एडी तक काबुल को रिकैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्हें दिल्ली, अजमेर, कलिंजर और कन्नौज के राजाओं की भी मदद मिलती है और वो गजनी पर हमला करते हैं। ये बैटल कई दिनों तक चलती है, जिसमें शहजादा महमूद मारा जाता है। कह सकते हैं कि जयपाल उस समय पे एक लास्ट हिंदू रूलर थे जिन्होंने इस तरीके का एग्रेशन दिखाया था जहां पर वो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव थे। 1997 एडी में अपने फादर सुबुक्तगिन को सक्सीड करने के बाद कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि मोहम्मद गजनवी ने 12 बार और कुछ का मानना है मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत को इन्वेड करा। उनका तो ये भी कहना था कि मोहम्मद गजनवी को सिर्फ भारत के मंदिरों को तोड़ना था, उनको लूटना था, यहाँ के वॉर प्रिजनर्स को कैप्चर करना था और उसका इंटेंशन कभी भारत में अपना एम्पायर बिल्ड करने का था ही नहीं। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी सेंट्रल एशिया के कई इलाके जैसे खुरासन, ईरान, इराक, इसके अलावा मुल्तान को भी उसने अपने एम्पायर में जोड़ा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उसको मौका मिलता तो वो भारत को भी अपने एम्पायर में जोड़ता। लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब इसलिए हुआ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फोर्स और रेजिस्टेंस फेस करने को मिली भारत में। 1001 एडी में गजनवी ने अपनी पहली इन्वेजन करी शाहियाज के खिलाफ उत्बंदापुर में, जो कि आज के समय में हुंड कहलाता है, जो कि सिंधु नदी के राइट बैंक में पाकिस्तान के स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राजा जयपाल इस अटैक के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि उनको अपनी फोर्स को इकट्ठा करने में टाइम लग गया और ये भी एक रीज़न था हिंदू राजाओं की हार का कि उनके पास कोई मोबिलाइज्ड आर्मी नहीं थी। जबकि इसी के बिल्कुल उल्टा मुस्लिम इन्वेडर्स के पास एक परमानेंट स्टेट ऑफ मोबिलाइजेशन में रहने वाली एक आर्मी थी। क्योंकि वो एक इन्वेजन के लिए ही निकले हुए थे, तो वो एक क्विक अटैक के लिए प्रिपेयर्ड थे। राजा जयपाल को हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उनको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन गजनवी किसी भी इंडियन टेरिटरी को अब तक कैप्चर नहीं करता है। वो जयपाल को रिलीज करता है 50 हाथियों के एक्सचेंज में। इसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता और रिट्रीट कर जाता है। इसके बाद जयपाल को लगता है कि वो इस सिंहासन के योग्य नहीं है, इसलिए वो अपनी ही चिता जलाकर उसमें आत्महत्या कर लेते। और एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हिंदू राजाओं के लिए एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ ऑनर कितनी बड़ी चीज थी। जयपाल के सक्सेसर आनंद पाल उन्हीं की तरह बहादुर थे, इसलिए 1005 से लेकर 1006 एडी के बीच में जब गजनवी आर्मी मुल्तान की तरफ बढ़ रही थी, तब आनंद पाल उनको बीच में रोकते हैं। इनके बीच में जंग होती है, जो आनंद पाल हार जाते हैं और इसके बाद उनके बेटे सुखपाल को कैप्चर कर लिया जाता है और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। गजनी को वेस्टर्न एंड की तरफ से अटैक फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मोहम्मद गजनवी को वापस जाना पड़ता है और भारत में जितने एरियाज को कैप्चर करा था वो सुखपाल की निगरानी में छोड़ के जाता है। यहाँ पर आनंद पाल के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जब गजनवी ऑलरेडी वेस्ट से एक अटैक फेस कर रहा है तो आनंद पाल उस पर ईस्ट से अटैक करे। लेकिन हिंदू राजाओं के वही उसूल, वही आदर्श, जिसमें जब दुश्मन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो उसका एडवांटेज नहीं उठाया जाता। इस मौके का फायदा उठाने की बजाय आनंद पाल ने मोहम्मद गजनवी को मदद भेजी, लेकिन इसके बदले मिला क्या? मोहम्मद गजनवी ने 1008 एडी में फिर से भारत को इन्वेड करा।
इसके बाद आनंदपाल ने उन राजाओं और राजकुमारों के लिए एम्बेसडर्स भेजे जो ये मानते थे कि मुस्लिम इन्वेडर्स एक बहुत बड़ा खतरा है और उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं की कलेक्टिव फोर्सेस पंजाब की तरफ बढ़ती। गजनवी आर्मी और हिंदू राजाओं की ये आर्मी 40 दिन तक एक दूसरे के सामने कैंप लगाकर खड़ी रहती है विदाउट एनी एक्शन। खोखर एक ट्राइब थी जो कि पंजाब और सिंध के एरियाज में पाई जाती थी और वो भी हिंदू राजाओं की इस युद्ध में मदद कर रही थी। खोखर्स गजनवी आर्मी में घुस जाती है और कुछ ही मिनटों में 5000 मुस्लिम सैनिकों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। इस युद्ध के समय गजनवी ने अपने कुछ सैनिकों को उस हाथी पर अटैक करने को बोला जिस पर आनंदपाल बैठे हुए थे। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर इन हाथियों पर नैप्थलीन बॉल्स और एरोज से शूट करा जाए तो ये डर के मारे अनकंट्रोलेबल हो जाते थे और आसपास ही तबाही मचानी शुरू कर देते थे। इससे हिंदू आर्मी का मॉरल डाउन होता था और ये पहला और लास्ट ओकेजन नहीं था जब हिंदू आर्मी को हार का सामना करना पड़ा था सिर्फ इस कारण से कि हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। इसके बाद अगले 50 साल तक शाहीज लड़ते रहे लेकिन अल्टीमेटली शाही डायनेस्टी कोलैप्स कर गई तुर्कियों के रिपीटेड अटैक्स के बाद। 1026 एडी में जब गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक करा था तब वो थोड़ी मुश्किल में पड़ गया था। दूर दूर से हिंदू फोर्सेस उसको मारने के लिए बढ़ चुकी थी और उसको हड़बड़ी में वापस जाना पड़ा, लेकिन वो उस रास्ते से वापस नहीं जा पाया जिस रास्ते से वो सोमनाथ आया था। वो मुल्तान और मानसूरा होते हुए वापस गया और रास्ते में उसके बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद उसके बहुत से सक्सेसर्स ने इन्वेजन को ट्राई करा लेकिन सब ने ही हिंदू रेजिस्टेंस को फेस करा। अफगानिस्तान में गजनियों को ओवरथ्रोन करके गोरी डायनेस्टी आ गई थी। 1173 एडी में गियासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी में अपॉइंट किया था और उसको टास्क दिया था कि जब तक गियासुद्दीन वेस्ट में गोरी डायनेस्टी को एक्सटेंड करेगा, मोहम्मद गोरी ईस्ट में भारत को कॉन्कर करेगा। लेकिन गोरी के रास्ते में थे 3 हिंदू किंगडम्स। सबसे पहले थे भट्टी राय जिनकी पत्नी के साथ मोहम्मद गोरी इन्वॉल्व होता है। उनको फुसलाकर और शादी का झांसा देकर वो उनसे ये कहता है कि अगर वो अपने पति को जहर देके मार देंगी तो वो उनसे शादी करेगा और वो इन बातों में आ जाती हैं और अपने ही पति को जहर दे देती हैं और फोर्ट को सरेंडर कर देती हैं। वेस्टर्न राजस्थान होते हुए गुजरात के लिए मोहम्मद गोरी का रास्ता खाली था। क्योंकि गजनवी ने 150 साल पहले सोमनाथ को रेड करा था तो मोहम्मद गोरी को लगा कि गुजरात एक इजी टारगेट है। 1178 एडी में मोहम्मद गोरी एक बड़ी आर्मी के साथ गुजरात की तरफ बढ़ता है जहां पर उसका सामना होता है नाइकी देवी से। वीरुटुंगा ने अपनी एक राइटिंग प्रबंध चिंटमानी में ये बताया कि नाइकी देवी ने अपने एक छोटे से बेटे मूला राजा को अपनी गोद में बिठाकर तुर्कियों से लड़ाई करी और गदरारा घाट में उनको बुरी तरह हराया, जिसके बाद 12 सालों तक मोहम्मद गोरी ने भारत में कोई अटैक नहीं किया। इसके बाद आता है साल 1191 जब मोहम्मद गोरी सिर हिंद में अपनी फोर्स लेकर पहुंच जाता है जो कि चौहान्स के अंडर आता था और तारेन में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जंग छिड़ जाती है। इस बैटल में गोरी आर्मी बुरी तरह हारती है और किसी तरह से बच के निकलती है, लेकिन फिर से इनके उसूल, इनके आदर्श, जहां पर मोहम्मद गोरी की आर्मी का पीछा करना चाहिए था जब तक उनको पूरी तरह से खत्म ना कर दें, राजपूत सिर्फ सिर हिंद को रिकैप्चर करने में ही सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जाने दिया और वो ये एंटीसिपेट करने में फेल कर गए कि शास्त्रों का ये जो ज्ञान है वो उन दुश्मनों पर अप्लाई नहीं होता जो हर वो गलत चीज करेंगे जो आपको हराने के लिए जरूरी है। और इसका नतीजा क्या निकला? साल 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से युद्ध होता है तरेन में, जहां पर मोहम्मद गोरी के फोर्सेस सोते हुए राजपूत सैनिकों पर हमला कर देते हैं और मेरे हिसाब से भारतीय इतिहास में ये बहुत बड़ा सेटबैक था। भारत में पहला अरब एक्सपीडिशन करा गया था थाने में और पहला मुस्लिम एम्पायर बना था दिल्ली सल्तनत 1206 में। 570 साल लग गए इस्लाम को भारत में फैलने में और मुस्लिम डोमिनेंस भारत में करीब 500 साल तक ही रह पाई थी अप अंटिल 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस्लाम जहां भी गया वहां की सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, लेकिन ऐसा भारत के साथ नहीं हुआ। भारतीय सिविलाइजेशन इज द ओनली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड और ये सब हुआ हिंदू राजाओं की बहादुरी और रेजिस्टेंस की वजह से। जय श्री राम।